बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बीएससी फोर्थ ईयर। उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से हैं। सॉरी फॉर अ वेरी लॉन्ग डिले इन योर लेक्चर्स। एक्चुअली मैं बहुत बिज़ी था और मेरी हेल्थ का भी इशू था, सेहत मेरी बहुत ख़राब थी, जिस वजह से मैं लेक्चर्स रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा था। अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं बेहतर हूँ। इंशाल्लाह आपको लेक्चर्स भी टाइमली मिलते रहेंगे। हमने लास्ट लेक्चर में स्टार्ट किया था आपका सेकंड चैप्टर, जिसका टाइटल द लास्ट लेसन है। ये फ्रैंको प्रशन वार की सेटिंग में लिखा गया है और स्टोरी है एक छोटे बच्चे फ्रांस की, जो कि स्कूल जाता है और उसे वहाँ पे पता चलता है कि ये आज उसकी जो फ्रेंच लैंग्वेज की क्लास है वो लास्ट क्लास होगी, क्योंकि जर्मनी जिसने जंग जीत ली है उसने, और प्रशा ने फ्रांस को इस बात पे मजबूर किया है कि उसके दोनों डिस्ट्रिक्ट जो हैं एल्सेस और लॉरेन, वहाँ पे फ़्रेंच लैंग्वेज को ख़त्म किया जाएगा और जर्मन लैंग्वेज को पढ़ाया जाएगा। तो फ़्रेंच लैंग्वेज के जो टीचर हैं मॉसियर हैमल, उनकी ये लास्ट क्लास होने वाली है, ये लास्ट लेसन है उनका। और ये जान के ये जो छोटा बच्चा है फ्रांस, ये बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, बहुत ज़्यादा पछताता है कि क्यों उसने इतना ज़्यादा अपना वक्त ज़ाया किया और उसने फ़्रेंच लैंग्वेज, जो कि उसकी अपनी लैंग्वेज थी, नेटिव लैंग्वेज थी, वो नहीं सीखी। और आज इस लास्ट लेसन में बहुत सारे जो कम्युनिटी के लोग हैं, टाउन के लोग हैं, जो कि वैसे तो स्टूडेंट्स नहीं हैं, उनमें कुछ बूढ़े भी शामिल हैं और कुछ काम करने वाले डिफरेंट लोग जो हैं वो भी वहाँ पे मौजूद हैं इस लास्ट क्लास को अटेंड करने के लिए। और एक इन ऑर्डर टू पे रिस्पेक्ट टू द टीचर, फ्रेंच लैंग्वेज के जो टीचर हैं मैस्योर हैमल, उनको एक खिराज तहसीन पेश करने के लिए भी वो वहाँ पे मौजूद हैं, क्योंकि मिस्टर हैमल ने 40 साल तक इस स्कूल में पढ़ाया है। तो आप फ़र्स्ट जो लेक्चर मैंने दिया था आप उसको लाजमी सुने ताकि फिर आप स्टोरी को सही फॉलो कर पाएँ। तो स्टार्ट करते हैं जी आज का लेक्चर। Poor man, it was in honor of that last session that he was arrayed in his finest Sunday garb. फ्रांस बात कर रहा था कि जब उसे ये पता चला कि ये लास्ट क्लास है, तो अचानक से वही टीचर जो कभी उसे सख्त और सज़ा देने वाला नज़र आता था, वही टीचर आज उसे अपने एक दोस्त की तरह नज़र आ रहा है। तो कहता है कि बेचारा आदमी, अब मुझे अंदाज़ा हुआ कि इट वाज़ इन ऑनर ऑफ दैट लास्ट सेशन दैट ही वाज़ अरेड इन हिज फाइनेस्ट संडे गार्ब, कि अपने इस लास्ट लेक्चर, अपने इस लास्ट लेसन के ऑनर में ही हमारे टीचर ने ये जो आज अरेड का मतलब है टू ड्रेस, टू पुट ऑन, पहनना, और फाइनेस्ट संडे गार्ब, संडे ड्रेस या संडे गार्ब ऐसे ड्रेस को कहते हैं जो बेहतरीन लिबास हो, जो कि किसी ख़ास मौके पे पहना जाए। तो आज मुझे पता चला कि अभी मुझे पता चल रहा है कि आज जो टीचर ने ये बेहतरीन लिबास पहना है, ये इसीलिए पहना है क्योंकि ये उनका लास्ट लेसन है। एंड नाउ आई बिगैन टू अंडरस्टैंड वाई द विलेजर्स हैड गैदर्ड एट द बैक ऑफ द क्लासरूम। अब मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये गाँव के जो लोग हैं ये क्यों पिछले बेंचेस पे सारे जमा हुए हैं, क्यों ये क्लासरूम में बैठे हुए हैं। Their presence at such a moment seemed to express a regret that they had not visited that school room oftener. जो उनकी मौजूदगी है यहाँ आज इस लास्ट लेसन में, ये असल में उनकी तरफ से पछतावे का एक तासुर है। वो पछतावे का इजहार कर रहे हैं कि उन्होंने स्कूल रूम में वो पहले जो है विज़िट नहीं करते रहे, वो स्कूल में उन्होंने ख़ुद नहीं सीखा और आज वो पछता रहे हैं। तो इस पछतावे का इजहार करने के लिए ये सारे लोग यहाँ पे जमा हुए हैं। It was their way of telling our master they thanked him for his 40 years of faithful service. ये उन लोगों का एक तरीका था अपने इस टीचर को अपने इस टीचर का शुक्रिया अदा करने का, क्योंकि इस टीचर ने मिस्टर हैमल ने 40 साल जो है वो फेथफुल सर्विस की थी स्कूल में, एंड डिज़ायर टू पे द रिस्पेक्ट टू द लैंड हुज एम्पायर वाज डिपार्टिंग। और ये सारे लोग, गांव के जो लोग हैं, ये चाहते थे कि वो खराज तहसीन पेश करें इस लैंड को जिसकी एम्पायर ख़त्म होने लगी है। डिपार्ट का मतलब है जाना, रुखसत हो जाना, यानी इस सरज़मीन को, इस क्लास रूम को वो खराज तहसीन पेश करने आए थे, क्योंकि इसकी सल्तनत ख़त्म होने वाली है, इसका सुल्तान, इसका जो किंग है वो जाने लगा। यानी ये क्लास रूम को वो रिस्पेक्ट जो है देने के लिए, इसको खराज तहसीन पेश करने के लिए आए हैं, क्योंकि इस क्लास रूम की जो शान था, जो इसका किंग था, यानी जो टीचर था मिस्टर हैमल,
वो आज 40 साल के बाद यहाँ से रुखसत होने वाला है, डिपार्ट होने वाला है। I was busy with these reflections when I heard my name called. फ्रांस कहता है मैं बिज़ी था these reflections होती हैं थॉट्स, मैं इन सोचों में गुम था जब मुझे मेरा नाम सुनाई दिया, यानी मेरा नाम पुकारा गया। It was now my turn to recite. अब मेरी बारी थी रेसिटेशन की, यानी कि सबक पढ़ने की। what would I not have given then had I been able to repeat from beginning to end that famous rule for the use of participles loudly, distinctly and without a single mistake. फ्रांस कहता है कि मैं उस वक्त बहुत पछताया। मैंने सोचा वो क्या चीज़ होगी जो मैं नहीं दूंगा अगर मैं इस काबिल हो जाऊं आज, कि मैं अब ये जो रूल है ग्रामर का, पार्टिसिपल्स का, मैं इसको इस काबिल हो जाऊं कि मैं इसको शुरू से लेके बिगिनिंग टू द एंड तक मैं ये सुनाने के काबिल हो जाऊं और लाउडली, ऊंची आवाज़ में सुनाऊं, डिस्टिंक्टली, क्लियरली सुनाऊं, विदाउट अ सिंगल मिस्टेक, और कोई गलती भी ना करूं। यानी आज मुझे इस बात का एहसास हुआ कि ये कितनी ज़रूरी चीज़ थी जो मैंने नज़रअंदाज कर दिया। आज अगर कोई भी मुझसे दौलत, कोई भी चीज़ मुझसे ले ली जाए इसके बदले कि मुझे ये रूल्स आ जाएं, तो मैं वो चीज़ देने के लिए तैयार हूँगा। यानी वो बहुत ज़्यादा पछता रहा है अपनी नेग्लिजेंस पे, अपनी सुस्त रवि पे। बट आई बिकेम इंटेंगल्ड इन द फर्स्ट फ्यू वर्ड्स। फ्रांस कहता है कि मैंने स्टार्ट जैसे ही किया तो आई गॉट इंटेंगल्ड। इंटेंगल होता है किसी जगह फंस जाने को कहते हैं, ठीक है जी, किसी जाल में फंस जाने को। यहाँ पे आप कंफ्यूज के सेंस में लेंगे। कहता है जैसे मैंने चंद वर्ड्स बोले मैं फंस गया, कंफ्यूज हो गया। एंड आई रिमेन स्टैंडिंग एट माई सीट, और फिर मैं अपनी सीट पे खड़ा रहा। स्विंगिंग फ्रॉम साइड टू साइड, एक तरफ से दूसरी तरफ बस झूलता रहा। माई हार्ट स्वेलिंग, और मेरा दिल जो है वो बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं बोझल हो गया था, भारी हो गया था, या ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। आई डेयर नॉट रेज माई हेड, मुझ में जुर्रत नहीं थी कि मैं सर बुलंद करूं। मॉसियर हैमल वॉज एड्रेसिंग मी, मिस्टर हैमल जो थे वो मुझसे मुखातिब थे। एड्रेस का मतलब होता है टू टॉक टू समबडी, किसी को मुखातिब करके उससे बात करना। क्या कहा सर ने? आई शैल नॉट चाइड दी माई लिटिल फ्रेंड्स। चाइड का मतलब होता है टू रिब्यूक, टू रेप्रीमांड, किसी को डांट डपट करना, किसी पे किसी गलती का इल्ज़ाम लगाना। मैं आज तुम्हें डांटूंगा नहीं मेरे छोटे फ्रेंड्स। दाई पनिशमेंट, अच्छा दी ये ओल्ड इंग्लिश है, दी का मतलब है यू और दाई का मतलब है योर। दाई पनिशमेंट विल बी ग्रेट इनफ, तुम्हारी सज़ा इससे बहुत बड़ी होगी, मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं आज। सो इट इज़, ऐसा ही होता है। वी से टू आवर सेल्व्स ईच डे, रोज़ हम अपने आप को कहते हैं ब आई हैव टाइम इनफ, छोड़ो जी मेरे पास बड़ा वक्त है अभी। आई विल लर्न टुमारो, मैं कल सीख लूँगा। एंड नाउ सी व्हाट रिजल्ट्स, और देख लो नतीजा क्या होता है। इट हैज़ एवर बीन द ग्रेटेस्ट मिसफॉर्चून ऑफ आवर एल्सेस दैट शी वॉज विलिंग टू पुट ऑफ लर्निंग टिल टुमारो। ये सबसे बड़ी गलती रही है हमारे इस डिस्ट्रिक्ट एल्सेस की कि ये डिस्ट्रिक्ट, ये सिटी इस बात पे तैयार रहा, इस बात पे रजामंद था कि आज का काम कल पे छोड़ दो, और उसका नतीजा क्या निकला। एंड नाउ दीज फॉरेनर्स कैन से टू अस, और आज ये फॉरेनर्स होते हैं जो बाहर से आए हुए लोग होते हैं। ये जो बाहर से लोग आए हैं यानी प्रशंस और जर्मन्स, आज ये कैन से टू अस, ये आज हमें कह सकते हैं एंड जस्टली, और इनकी बात बिल्कुल जवाज़ बनता है उनके कहने का। वो मुनसिफाना बात कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? व्हाट यू प्रोफेस टू बी फ्रेंच मैन, यू क्लेम टू बी, तुम दावा करते हो कि तुम फ्रेंच मैन हो, फ्रांस के लोग हो। एंड कैन नाइदर स्पीक नॉर राइट योर ओन लैंग्वेज, ना तो तुम्हें अपनी ज़ुबान लिखना आती है ना बोलना आती है। यानी आज हमें ये फॉरेनर्स इसलिए ताना दे रहे हैं क्योंकि हमने अपने गुज़िश्ता कल में काम नहीं किया। अगर हम अपनी ज़ुबान को इम्पोर्टेंस देते, हम अपनी ज़ुबान को सीखते, तो आज ये फॉरेनर्स हमें इस तरह ना कहते। एंड इन ऑल दिस माई पुअर फ्रेंड्स यू आर नॉट द चीफ कल्प्रिट, और इस सारे सिलसिले में तुम मेरे प्यारे छोटे फ्रेंड्स, तुम चीफ कल्प्रिट नहीं हो, यानी तुम मेन क्रिमिनल तुम नहीं हो, सिर्फ तुम्हारी गलती नहीं है। ईच ऑफ अस हैज़ समथिंग टू रिप्रोच हिमसेल्फ विद, हम सब ने कुछ ना कुछ ऐसा किया है जिसके लिए हमें अपने आप को रिप्रोच यानी कि ब्लेम करना चाहिए। योर पेरेंट्स हैव नॉट शोन इनफ एंगजाइटी अबाउट हैविंग यू एजुकेटेड, मिसाल के तौर पे तुम्हारे पेरेंट्स ने
उन्हें कोई एंग्जाइटी वैसे परेशानी के लिए भी इस्तेमाल होता है, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा अर्नेस्ट डिज़ायर, बहुत ज़्यादा संजीदगी से किसी चीज़ की ख्वाहिश करने को भी कहते हैं। यानी तुम्हारे वालिदैन की कोई संजीदा ख्वाहिश नहीं थी, उन्हें कोई फ़िक्र नहीं थी कि तुम तालीम हासिल करो। दे प्रेफर टू सी यू स्पिनिंग और टिलिंग द सॉयल। उन्होंने इस बात को प्रेफर किया, इस बात को तरजीह दी कि तुम सॉयल यानी ज़मीन को जो है उसकी स्पिनिंग और टिलिंग करो, यानी ज़मीन में हल चलाओ, ज़मीन को उलट पुलट करो, खेती बाड़ी करो। ये उनकी ख्वाहिश थी। सिंस दैट ब्रॉड देम इन अ फ्यू मोर सूज़। सूज़ जो हैं वो कॉइन्स थे, फ्रांस की करेंसी थी। क्योंकि उससे तुम्हारे वालिदैन को, तुम्हारे खेती में काम करने से तुम्हारे वालिदैन को कुछ पैसे मिल जाते थे। इस वजह से उन्होंने तरजीह दी कि तुम खेतों में काम करो, और तुम्हारी तालीम को उन्होंने इग्नोर कर दिया, उसके बारे में वो एंक्शस नहीं थे। एंड हैव आई नथिंग विद विच टू रिप्रोच माई सेल्फ। क्या मेरी भी कोई गलती नहीं है? क्या मेरे पास कुछ ऐसा नहीं है कि जिसके लिए मुझे इल्ज़ाम दिया जाए? Did I not often send you to water my garden when you should have been at your task? क्या मैंने भी ये गलती कई दफ़ा नहीं की कि मैंने तुम्हें भेज दिया कि जाओ मेरे बाग को पानी दे के आओ, जबकि उस वक्त तुम्हें अपना काम करना चाहिए था क्लास में बैठ के। एंड if I wish to go trout fishing, was my conscience in the least disturbed when I gave you a holiday? और जब मेरा दिल होता था, मेरी ख्वाहिश होती थी कि मैं ट्राउट फिशिंग के लिए जाऊँ, ट्राउट मछली पकड़ने के लिए जाऊँ, तो मैं उस वक्त तुम लोगों को छुट्टी देता था, तो क्या मेरा जो कॉन्शियस है, मेरा जो ज़मीर है, वो ज़रा भी डिस्टर्ब नहीं होता था? ज़रा भी मेरा ज़मीर मुझे मलामत नहीं करता था? यानी मेरी भी गलतियाँ हैं, तुम्हारे पेरेंट्स की भी गलतियाँ हैं, तुम्हारी अपनी भी गलती है। यानी हम सब ने मिल के जो है वो, हम सारे लोग जो हैं वो इस जुर्म में शामिल हैं कि हमने अपने काम को, अपनी ज़ुबान को इम्पोर्टेंस नहीं दी, जिसकी वजह से आज हमें इस शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा है। वन टॉपिक लीडिंग टू अनदर। फ्रांस कहता है कि एक मौजू से दूसरा मौजू निकलता आता। मॉन्सियर हैमल बिगैन टू स्पीक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज। मॉन्सियर हैमल जो थे वो फ्रेंच लैंग्वेज की बात कर रहे थे, सेइंग इट वाज द स्ट्रॉन्गेस्ट, क्लियरेस्ट, मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। वो कह रहे थे कि ये सबसे मज़बूत, सबसे क्लियर और सबसे खूबसूरत ज़ुबान है दुनिया में। अच्छा, आपको मैं बताता चलूँ कि जो इंग्लिश है, इंग्लिश ज़ुबान में बहुत सारे वर्ड्स, एक बहुत बड़ी तादाद है अल्फाज की, जो कि फ्रेंच लैंग्वेज जिनका ओरिजिन है, जो फ्रेंच लैंग्वेज से लिए गए हैं। अच्छा, तो मैसूर हैमल बता रहे थे कि फ़्रेंच लैंग्वेज की वो तारीफ़ें कर रहे थे कि ये कितनी मज़बूत, वाज़े और ख़ूबसूरत ज़बान है। विच वी मस्ट कीप एज़ आवर हेरिटेज। इसे हमें अपने हेरिटेज के तौर पे संभालना चाहिए, अपने विरसे के तौर पे, विरासत के तौर पे संभालना चाहिए। नेवर अलाउइंग इट टू बी फॉरगॉटन। और कभी भी हमें इसे भूलना नहीं चाहिए। टेलिंग अस, वो हमें बता रहे थे दैट व्हेन अ नेशन हैज़ बिकम एनस्लेव्ड, कि जब कोई कौम ग़ुलाम बन जाती है, जिस तरह वो ग़ुलाम बन गए हैं प्रशंस के और जर्मन्स के, कि जब कोई कौम ग़ुलाम बन जाती है, एनस्लेव का मतलब है किसी को ग़ुलाम बना लेना। शी होल्ड्स द की विच शैल अनलॉक हर प्रिजन। तो वो जो कौम जो कि ग़ुलाम बनी होती है, उसके पास एक चाबी, एक की रहती है अपनी उस प्रिजन से, अपनी उस जेल से आज़ादी की। कब तक रहती है? एज़ लॉन्ग एज शी प्रिजर्व्स हर नेटिव टंग। तब तक उस कौम के पास आज़ादी की कुंजी होती है, जब तक वो कौम अपनी मदर टंग को, अपनी नेटिव टंग को, अपनी मुकामी ज़ुबान को प्रिज़र्व करती है, रखती है। यानी जब तक कोई कौम अपनी ज़ुबान को महफूज रखती है, तब तक उस कौम के पास मौका होता है कि वो आज़ादी हासिल कर ले अपनी उस ग़ुलामी से। लेकिन अगर वो अपनी ज़ुबान ही कुर्बान कर दें, अपनी शनाख्त ही कुर्बान कर दें, तो फिर आज़ादी मुमकिन नहीं होती। Then he took a grammar and read our lesson to us. फिर मिस्टर हैमल ने ग्रामर की एक बुक उठाई और हमारा लेसन जो है वो हमें पढ़ाया। एंड आई वॉज अमेज्ड टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड। मैं हैरान था कि कैसे मुझे हर एक लफ्ज़ समझ आ रहा था। एवरीथिंग ही सेड सीम्ड सो सिंपल, सो ईजी। आज ये सारे लोग जो है ना, सारे स्टूडेंट्स ये गौर से सुन रहे थे। आज वो इरादे के साथ, इंटेंशन के साथ, नीयत के साथ सीखना चाह रहे थे, क्योंकि उन्हें एहसास हो गया था कि ये चीज़ कितनी ज़रूरी थी। ये जो क्लासेस
जो हैं, जो उनकी चली आ रही थी, जिनको वो बस फॉर ग्रांटेड लेते थे, उसको कोई इंपॉर्टेंस नहीं देते थे, ये कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, उनको एहसास उन्हें अब उस वक्त हो रहा है जब ये ख़त्म होने को हैं, जब उनके टीचर वहाँ से जाने को हैं। तो कहता है कि आज जब हमने गौर से सुना तो एक एक लफ्ज़ जो है वो हमें समझ आ रहा था, मुझे एक एक लफ्ज़ समझ आ रहा था। और फ्रेंड्स ऐसा स्टूडेंट था जिसको चीज़ें अच्छी तरह से समझ नहीं आती थी, वो एक ज़रा लेज़ी सा स्टूडेंट था, ये हमने स्टार्ट में पढ़ा। कहता है जितनी चीज़ें वो पढ़ा रहे थे इतनी सिंपल, इतनी ईजी, आई हैड नेवर आई बिलीव लिसन टू एनी वन एज आई लिसन टू हिम एट दैट मोमेंट। फ्रेंड्स कहता है मुझे जहाँ तक याद पड़ता है ज़िंदगी में मैंने कभी किसी की बात इतने गौर से नहीं सुनी जितने गौर से मैंने उस लम्हे मिस्टर हैमल के उस लेसन को सुना। एंड नेवर बिफोर हैड ही शोन सो मच पेशेंस इन हिज एक्सप्लेनेशंस। और यही सूरत हाल थी मिस्टर हैमल के हवाले से कि वो भी बहुत ज़्यादा पेशेंस, बड़े सब्र का मुजाहरा कर रहे थे अपनी एक्सप्लेनेशंस में, यानी कि वो जो भी तशरीह कर रहे थे, जो भी चीज़ समझा रहे थे, वो बड़े सब्र व तहम्मुल से बड़े आसान करके समझा रहे थे। It really seemed as if the poor man, anxious to impart everything he knew before he took leave of us. ऐसा लगता था कि ये बेचारा आदमी मिस्टर हैमल एंक्शस है, यानी कि अर्नेस्टली उसकी ये डिज़ायर है, ही इज़ डिज़ायरस, उसकी ये ख्वाहिश है, उसे इस बात की फ़िक्र है कि टू इम्पार्ट का मतलब होता है टू गिव, कि वो दे एवरीथिंग ही न्यू, वो सारा इल्म जो वो जानता है बिफोर वो हमें दे दे, वो हमें सिखा दे। उसकी कोशिश ये है कि इस लास्ट लेसन में जितना उसके जहन में है वो सारा हमारे जहन में वो पहुंचा दे, हमें सिखा दे। बिफोर ही टुक लीव ऑफ अस, इससे पहले कि वो हमसे अलग हो, हमसे दूर जाए। डिज़ायर्ड टू स्ट्राइक अ सिंगल ब्लो उनकी ख्वाहिश थी टू स्ट्राइक अ सिंगल ब्लो। स्ट्राइक अ सिंगल ब्लो का मतलब है एक ही ज़रब लगाए, यानी टू मेक अ सिंगल अटैम्प्ट, वो एक ही कोशिश में, एक ही इस क्लास में, दैट माइट ड्राइव, वो ऐसी कोशिश करें, ऐसा अटैम्प्ट करें दैट माइट ड्राइव ऑल हिज नॉलेज इनटू आवर हेड्स एट वंस, जिससे उनके जहन में मौजूद सारा नॉलेज वो हमारे जहनों में आ जाए। यानी कि वो उनकी ख्वाहिश थी कि वो किसी तरह जितना ज़्यादा हो सके हमें सिखा दें इस लास्ट लेक्चर में। द लेसन वॉज फॉलोड बाई राइटिंग। जब ये रीडिंग का लेसन हो गया, उन्होंने चीज़ें समझा दी, उसके बाद राइटिंग का काम करना था। फॉर दिस ओकेजन मॉसियर हैमल हैड प्रिपेयर्ड सम कॉपीज़ दैट वर इंटायरली न्यू। इस मकसद के लिए मॉसियर हैमल ने कुछ कॉपीज़ तैयार की हुई थी जो कि बिल्कुल इंटायरली का मतलब है कम्प्लीटली न्यू थी। एंड अपॉन दीज वर रिटन इन अ ब्यूटीफुल राउंड हैंड फ्रांस एल्सेस। और उन कॉपीज़ पे राउंड हैंड जो है राइटिंग का एक स्टाइल है, राउंड हैंड में लिखी हुई थी एक तहरीर और कुछ वर्ड्स लिखे हुए थे। क्या वर्ड्स लिखे हुए थे? फ्रांस एल्सेस। ये वो वर्क था, ये वो क्लास वर्क था राइटिंग के लिए जो मिस्टर हैमल ने उनको दिया कि वो अपने मुल्क का नाम लिखें और एल्सेस अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखें। आज का लेक्चर यहीं पे हम कंप्लीट करते हैं जी, इख्तिताम करते हैं इसका। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है। अगर कोई चीज़ मुश्किल है तो वो आप मुझसे पूछें। इंशाल्लाह अब आपको टाइमली लेक्चर्स मिलते रहेंगे। कल के लेक्चर में हम इंशाल्लाह इस ऐसे को कंप्लीट कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।